नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं 4 PM महाराष्ट्र। और मैं फिर से हाजिर हूं आपके सामने मुंबई और महाराष्ट्र की बड़ी खबर के साथ में। और बड़ी खबर, मैं 2 से 3 खबरों के बारे में आपको बताऊंगा और इन खबरों से आप आकलन लगाइएगा कि महाराष्ट्र की राजनीतिक दशा और दिशा किस तरफ बढ़ रही है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं एनसीपी नेता शरद पवार से। जी हाँ, शरद पवार जो गुट है एनसीपी का, वो उन्होंने अपना 25वां जो है स्थापना दिवस मनाया। और इस स्थापना दिवस पे शरद पवार ने चुटकी लेते हुए कुछ ऐसी बातें कही हैं जो कि शायद नरेंद्र मोदी को अच्छी ना लगे। और वो ये है कि जब लोकसभा इलेक्शन चल रहे थे तो नरेंद्र मोदी ने उन्हें भटकती आत्मा बुलाया था, जिसके बाद शरद पवार ने कहा है कि भटकती हुई आत्मा जो है, आत्माएं अमर होती हैं और आत्माएं पीछा नहीं छोड़ती। तो ये जो बात है शरद पवार ने कही है। और ये बता दूं कि ये मौका था 25वें जो स्थापना दिवस है एनसीपी की उसकी, और वहाँ जो है काफी ज्यादा जो कार्यकर्ता और जो नेता है उनमें उत्साह दिखा, क्योंकि लोकसभा इलेक्शन में अच्छा परफॉर्म करने के बाद पार्टी भी रखी गई थी। तो इन सबको देखते हुए ये माना जा रहा है कि जो एनसीपी गुट है, जो शरद पवार के एनसीपी गुट है, उनमें बहुत कुछ पॉजिटिव और प्रोएक्टिव तरीके से काम चल रहा है इन दिनों। और कार्यकर्ता से लेकर बड़े नेताओं तक का उत्साह हाई है। वहीं अजीत पवार ने भी जो है इस बीच में कुछ ऐसा कहा है शरद पवार के बारे में, जिससे राजनीतिक जो अटकलें हैं वो तेज हो गई हैं। अजीत पवार ने शरद पवार की तारीफ करते हुए कहा है कि जिस तरीके से आपने 25 साल तक पार्टी को संभाला है, चलाया है, उसके लिए धन्यवाद। ऐसे कुछ और भी शब्द जो है वो तारीफों के कहे हैं अजीत पवार ने। इसके बाद अब ये आकलन तेज हो गया है कि क्या अजीत पवार जो है वो शरद पवार से वापस टच में जुड़ने वाले हैं, क्या वापस कई सारी चीजें जो है राजनीतिक विषाद या राजनीतिक समीकरण बदलने वाले हैं। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि 2022 के बाद जब अजीत पवार अलग हुए थे शरद पवार के एनसीपी से, उसके बाद ये पहला मौका है जब अजीत पवार ने ऐसे खुल के शरद पवार की तारीफ की हो। और ये तारीफ ऐसे समय पर आई है जब अजीत पवार की पार्टी के नेताओं में अंदर ही अंदर अंतरकलह चल रहा है। और ये भी खबरें आ रही हैं कि बीजेपी के नेताओं से अजीत पवार की नाराजगी भी चल रही है, क्योंकि जिस तरीके से मंत्रिमंडल का विस्तार किया गया और अजीत पवार की पार्टी में कोई भी ऐसा पद जो है उनके नेताओं को नहीं दिया गया मंत्रिमंडल में जो उन्हें संतुष्ट कर सके, क्योंकि खुद जो प्रफुल्ल पटेल हैं वो भी कैबिनेट मिनिस्टर रह चुके हैं और ऐसे में उन्हें राज्य मंत्री का पद दिया जा रहा था। और अजीत पवार और प्रफुल्ल पटेल दोनों ने ये बात कही है कि जो कैबिनेट मिनिस्टर है उसको राज्य मंत्री कैसे बनाया जाए, जो डिमोशन होगा एक तरीके से, ना कि प्रमोशन। तो इस बात को लेकर के भी कई सारे जो नेता हैं अजीत पवार के गुट के, वो आपस में जो है बातचीत कर रहे हैं और इस बात के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। और ऐसे में अजीत पवार का शरद पवार के लिए ऐसे तारीफ करना कई सारे राजनीतिक अटकलों को जो है वो गर्म हवा जो है वो दे रहा है कि क्या राजनीतिक समीकरण बदलने वाले हैं। और इन सबके बीच जो और एक बड़ी खबर है वो ये है कि दिल्ली में शिवसेना जो है उनका एक पोस्टर लगा है और लिखा है कि शिवसेना के शेर अब एकजुट हो जाए। तो ये एकजुटता की जो बात है, ये क्या यूबीटी ग्रुप की तरफ से एक कन्वे किया जा रहा है कि अब शिवसेना को जो है एक होने की जरूरत है। इससे भी कई सारे आकलन तेज हो गए। हालांकि इस मामले पर क्या कुछ और ज्यादा खबरें अपडेट है वो तो भी नहीं है, लेकिन ऐसा सुनने में आया है दिल्ली में भी कुछ जगह पोस्टर लगे हैं और वहां लिखा गया है कि शिवसेना के शेर अब एकजुट हो जाए। तो यानी महाराष्ट्र की राजनीति जो है वो सिर्फ महाराष्ट्र तक सीमित नहीं है, बल्कि दिल्ली तक पहुंच गई है और काफी कुछ जो है परिवर्तन देखने को मिल रहा है। वो तो मैं भी देख रहा हूँ और आप भी खबरों के माध्यम से कई जगह देख ही रहे होंगे। वहीं मैं बात करूं कि जिस तरीके से अभी जो मैं खबर पढ़ पा रहा हूं कि प्रदर्शन किया है शरद पवार की पार्टी ने, जिस तरीके से प्रदर्शन किया है उसको देखते हुए विधानसभा चुनावों में अब ये माना जा रहा है कि बहुत ज्यादा इसका असर जो है वो एनडीए अलायंस से पड़ने वाला है, क्योंकि शरद पवार जो है वो अभी से उन्होंने कमर कस ली है विधानसभा चुनाव के लिए और अपने अपने पार्टी के नेताओं को कहा है तैयार रहने के लिए। वहीं 1-2 दिन पहले ही उद्धव ठाकरे जो है उन्होंने भी अपने समीक्षा बैठक बुलाई थी, जहां तमाम मंत्रियों को बुला करके और विधायकों और सांसदों को कहा है कि इस बार 288 में से 185 से ज्यादा सीटें जीतने के लिए तैयार रहिए। और इसको लेकर के उद्धव ठाकरे अब दौरा भी शुरू करने वाले हैं। और इन सब के बीच जो सबसे बड़ी खबर मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जो संजय राउत हैं उन्होंने अभी से हमला बोलना शुरू कर दिया है। और उन्होंने क्या कुछ कहा है मैं आपको बताता हूँ। जो रिपोर्ट्स आ रही है अभी ताजा ताजा ये रिपोर्ट है कि जो संजय राउत है उन्होंने क्या कुछ कहा है कि महाराष्ट्र में कुछ महीने बाद विधानसभा चुनाव होना है, इसे लेकर महाविकास आघाड़ी एमवीए ने अपनी कमर कस ली है। इस बीच जो खबर आई है मैं आपको बताता हूँ कि क्या कुछ है। संजय राउत कहते हैं कि महाराष्ट्र में जब तक सरकार नहीं बनाएंगे हमारी आत्मा भटकती रहेगी। ये बात संजय राउत ने कही है। अब ये हो सकता है कि जो नरेंद्र मोदी ने ये बात कही थी भटकती आत्मा, उस पर तंज भी कसा हो संजय राउत ने। आगे संजय राउत क्या कहते हैं कि शिवसेना, कांग्रेस, एनसीपी तीनों मिलकर विधानसभा चुनाव लड़ेंगे
और सरकार बनाएंगे। अब तो एनडीए की सरकार है। अब हम सवाल पीएम मोदी से नहीं बल्कि चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार से सवाल पूछेंगे। ये पीएम मोदी की उधार की सत्ता है। उधार की सत्ता बताई है नरेंद्र मोदी की। और जब तक दोनों की मेहरबानी रहेगी, नरेंद्र मोदी सत्ता में रहेंगे। राउत ने पीएम मोदी पर हमला बोलते हुए कहा कि मोदी ने पहले ही स्पष्ट किया था कि मुसलमानों को नहीं लाएंगे। उनको लगता है कि मुसलमानों ने वोट नहीं दिया तो उन्हें मंत्री नहीं बनाना। ये लोकतंत्र और संविधान के खिलाफ है। अगर पीएम मोदी ने अपने कोटे से मुस्लिम मंत्री नहीं बनाया तो नायडू और नीतीश जी से सवाल पूछेंगे, आपको अपने कोटे से बनाना चाहिए था, क्या आप दबाव में आ गए हैं? ये सब कुछ जो है वो संजय राउत पूछ रहे हैं। राउत ने एनडीए दलों को लेकर क्या कुछ कहा है वो मैं आपको बताता हूँ। मैं सवाल पूछूंगा नायडू और सीएम नीतीश को, कौन सा बड़ा मंत्रालय मिला? चिराग पासवान को क्या मिला? जीतन राम मांझी को क्या मिला? कौन सा बड़ा मंत्रालय मिला? चंद्रबाबू नायडू की पार्टी टीडीपी के 18 सांसद हैं और नीतीश के 12 से 14 सांसद हैं। जब इनको कुछ ना मिला तो अजीत पवार को क्या मिलेगा? ये सारा तमाम सवाल जो है वो संजय राउत उठा रहे हैं। और आगे आगे जो है कर लिखते हैं कि जो मोदी सरकार के 3.0 में मंत्रालय में बंटवारा हुआ है उसको लेके कहा है संजय राउत ने कि कुमार स्वामी को मोस्ट वांटेड रिजेक्टेड मंत्रालय मिला है, किसी को कुछ नहीं मिला, सारा मंत्रालय बीजेपी ने अपने में ही बांट लिया। ये सरकार ज्यादा दिन तक नहीं चलेगी। बीजेपी के लोग दूसरों से बहुत डरते हैं। सीबीआई, आईडी, ईडी आदि को निकाल दो तो ये इनकी आत्मा है, और इनको अगर निकाल दो तो इनके पास कुछ नहीं बचता। इन एजेंसियों को एक तरफ करो तो हमारे सामने मैदान में आओ। ये संजय राउत कह रहे हैं कि इन एजेंसियों को एक तरफ कर दो फिर हमारे सामने मैदान में आओ, 1 मिनट भी नहीं टिकेंगे। इन एजेंसियों के अलावा क्या है आपके पास? ये लोग डरपोक हैं। ये तमाम बातें संजय राउत जो है वो कह रहे हैं और हमला बोला है एक तरीके से एनडीए अलायंस पर। और लगातार वो इस बात पर जोर दे रहे हैं कि ये पार्टी कितने दिन टिकेगी, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि नरेंद्र मोदी की पार्टी जो है, जो सत्ता में वो लौटे हैं, वो नायडू और नीतीश कुमार के जो है बैसाखियों की सरकार पर वो बने हुए हैं। जिस दिन इनकी मेहरबानी हटेगी उस दिन जो है नरेंद्र मोदी की सरकार खतरे में आ जाएगी। तो ये तमाम मैंने खबरें इसलिए बताई आपको, छोटी छोटी 3-4 खबरें थी, लेकिन ये बहुत बड़ी खबरें हैं महाराष्ट्र के परिप्रेक्ष्य में अगर देखा जाए, जहां एक तरफ शरद पवार लगातार हमला बोल रहे हैं, अच्छा प्रदर्शन करने के बाद अब वो वापस अपने नेताओं में जो है वो एनर्जी भर रहे हैं कि अब विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारी कीजिए। वहीं अजीत पवार जो एनडीए अलायंस के जो है हिस्सा है, वो कहीं ना कहीं प्रेशर में आजकल दिखाई दे रहे हैं और सब कुछ उनके मुताबिक नहीं हो रहा है। उनके अपने दलों में जो है काफी खींचतान चल रही है। वहीं उद्धव ठाकरे जो है अब उन्होंने विधानसभा को लेकर कमर कस दी है, 185 से ज्यादा सीटें जीतने की बात कर रहे हैं वो महाराष्ट्र विधानसभा में। साथ ही साथ अब उनकी महाराष्ट्र में जो है वो रैलियां भी होने वाली हैं, जल्द ही वो शुरू करने वाले हैं, दौरे शुरू करने वाले हैं। और ऐसे में एकनाथ शिंदे की भी पार्टी में जो है वो 7 सीटें जीतने, 7 सांसद के बाद भी कोई बड़ा मंत्रालय नहीं मिला, जिसकी वजह से उनके भी पार्टी में जो नहीं के बड़े नेता हैं वो भी अब एकनाथ शिंदे से सवाल करने लगे हैं। तो यानी एक तरफ एनडीए अलायंस है जहां लोकसभा चुनाव में खराब प्रदर्शन के बाद और उसके बाद अब एनडीए की सरकार बनने के बाद जो मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है उसमें भी बहुत कुछ महाराष्ट्र के खाते में नहीं मिला है, जो एनडीए अलायंस पार्टियां उनके खाते में कुछ नहीं गया है, जिसकी वजह से बगावती सुर कहीं ना कहीं सुनने को मिल रहे हैं। और वहीं दूसरी तरफ जहां इंडिया अलायंस है, जिन्होंने महाराष्ट्र में बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए अब विधानसभा पर फोकस कर रहे हैं और जो महाराष्ट्र की सत्ता है उसको बदलने के लिए अब एकजुट हो रहे हैं वापस से और विधानसभा चुनाव की तैयारियों में लग गए हैं। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि महाराष्ट्र की राजनीति में एनडीए अलायंस जो है उसकी मुसीबतें आने वाले दिनों में बढ़ने वाली हैं। और दिल्ली से क्या कुछ कॉम्बिनेशन बना करके कितना संभाल पाएंगे नरेंद्र मोदी, अमित शाह जो है वो एनडीए अलायंस को महाराष्ट्र में कितना खींच पाएंगे, कितना संभाल पाएंगे, या क्या रणनीति तैयार करेंगे, ये देखना भी काफी दिलचस्प होगा। क्योंकि आने वाले समय में जिस तरीके से महाराष्ट्र की राजनीति आगे बढ़ रही है, इसमें कोई शक नहीं कि इंडिया अलायंस और ज्यादा भारी पड़ने वाली है। तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही, और आप देखते रहिए 4 PM महाराष्ट्र। लौटेंगे तो बात करेंगे किसी और बड़ी खबर पर, तब तक मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।